आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्ताज विधा के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने बताया उपेंद्र नाथस तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, सी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि स्वर्गोद्यान बिना सांप किस विधा की रचना है? तो स्वर्गोद्यान बिना सांप कृति की विधा है रिपोर्ताज, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि समय साम्यवादी में किसकी जीवनी का वर्णन है? समय साम्यवादी में बड़े ही अच्छे प्रश्नों का संकलन है। तो समय साम्यवादी में राहुल सांकृत्यायन की जीवनी का वर्णन है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि इनमें से दलित लेखक माता प्रसाद की आत्मकथा कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने झोपड़ी से राजभवन तक विकल्प डी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भैरवी तंत्र किस विधा की रचना है? तो भैरवी तंत्र कृति की आत्मविधा कृति है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक कौन है? तो टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा लिखी गई है अमृतलाल नागर द्वारा, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 की लगता नहीं है दिल मेरा इस कृति की लेखिका कौन है? और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है कृष्णा अग्निहोत्री को तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक कौन है? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक कौन है? अगर इस कृति का जवाब आपने शिवदान सिंह चौहान को सेलेक्ट किया तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विरुद्धों का सामंजस्य किस विधा की कृति है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया है आलोचना तो बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मानव मूल्य और साहित्य कृति के लेखक कौन है? तो मानव मूल्य और साहित्य कृति के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, विकल्प ए इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि शिरीष की याद आई निबंध के लेखक कौन है? तो शिरीष की याद आई निबंध के निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र जी, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी स्त्री के पर्याय हैं जबकि विकल्प सी स्त्री का पर्याय नहीं है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पांडव में शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प सी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि फेंक कर आक्रमण करने वाला हथियार के लिए एक शब्द क्या होगा? फेंक कर आक्रमण करने वाले हथियार के लिए अस्त्र शब्द का प्रयोग होता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसका आपको जवाब बताना है। इसमें
व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में विकल्प आपका डी दिखाई दे रहा है, यमुना। अगला प्रश्न है कि दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद जो है वह है कुंडलियां। सी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें आपको करना है, और अगर प्रश्न संख्या 17 का आपने सही विकल्प प्रतिद्वंदिता विकल्प बी चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि चौमासा में कौन सा समास है? इसका आपको जवाब बताना है, और अगर चौमासा में आपने समास चुना है विकल्प ए को द्विगु समास तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संधि शब्द है। संधि शब्द आपका कैसा शब्द है? इसका आपको जवाब बताना है, और इसका अगर जवाब आपने सेलेक्ट किया विकल्प सी संधि तत्सम शब्द है तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि नदी शब्द के षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप क्या होगा? नदी शब्द के षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप आपको बताना है, और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने विकल्प बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि नी धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है, अनया। अगला प्रश्न है कि विद्युत ज्वाला शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अगर इसका संधि विच्छेद आपने विद्युत और ज्वाला कहा है विकल्प डी तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि रामस शेते में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी व्यंजन संधि तो सही जवाब के साथ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख भाषा कौन सी है? इसमें तो अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। डी विकल्प के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कौरवी बोली बोली जाती है। कौरवी बोली का क्षेत्र आपको बताना है, और कौरवी बोली का क्षेत्र आपने मेरठ सेलेक्ट किया है तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया? और आपने विकल्प सेलेक्ट किया धारा 343 प्रथम के तहत तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो इसमें किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है इसका आपको जवाब बताना है, और इसका उत्तर आपने सेलेक्ट किया विकल्प डी पंजाब तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? और विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग आपने चयनित किया विदुषी, विकल्प सी को तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो वह धीरे धीरे चलता है इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कालिदास की रचना कौन सी इसमें से नहीं है? तो मालविका, अग्निमित्रम, रघुवंशम और ऋतु संहार कालिदास की रचना है, विकल्प डी के साथ गए तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहारी के गुरु का नाम क्या था? तो बिहारी के गुरु का नाम क्या था इसका आपको जवाब बताना है, और अगर प्रश्न संख्या 32 का आपने जवाब बताया विकल्प सी स्वामी वल्लभाचार्य तो राइट आंसर के साथ है आप। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के किस ग्रंथ के आधार पर इनकी गणना विश्व साहित्य की महान विभूतियों में की जाती है? और इस प्रश्न का अगर उत्तर आपने चुन लिया
उनकी कृति रामचरितमानस को, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने किस ग्रंथ में भगवान राम को अपने उद्धार के लिए विनय की है? और इस प्रश्न का उत्तर, अगर आपने प्रश्न संख्या 34 का उत्तर चुन लिया है, विनय पत्रिका विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर। जबकि उन्होंने अगला प्रश्न है कि किस वार्ता ग्रंथ में रसखान को उच्च कोटि का कृष्ण भक्त कवि कहा गया है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प 252 वैष्णवन की वार्ता, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यह पंक्ति किस कवि की है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है बाबा तुलसीदास, विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। और अगला प्रश्न है कि वानर नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो वानर नामक मासिक पत्रिका का संपादन करने वाले हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अगर चोर मर जाता प्रमुख काव्य रचना किस कवि की है? अगर चोर मर जाता, इस कृति के लेखक हैं त्रिलोचन वासुदेव सिंह, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सहे वार पर वार अंतक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने उपमा अलंकार सेलेक्ट किया है, विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला में उपमान कौन है? यह आपको जवाब बताना है और इसमें अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी पीपर पात को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वो असमात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, कौन सा छंद होता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर बनेगा विकल्प बी, रोला। अगला प्रश्न है कि चिड़िया शब्द का तत्सम क्या बनेगा? और चिड़िया शब्द का तत्सम अगर आपने चुना है विकल्प सी को, चटिका, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि इसमें जूता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जूता का पर्यायवाची शब्द बनेगा इसमें विकल्प बी, चरणदास। अगला प्रश्न है कि मात्राज्ञा में सही संधि विच्छेद क्या है? तो मात्राज्ञा में का संधि विच्छेद आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी, यण संधि, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है मातृधन आज्ञा, ये कोई अनज सूत्र से बनेगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प डी, जगत धननाथ, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि चितकोबरा उपन्यास है, चितकोबरा उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उपन्यास है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि वैद्य जी किस उपन्यास का पात्र है? तो इसमें से वैद्य जी राग दरबारी उपन्यास का पात्र है, श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि समय सरगम पर कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो समय सरगम कृति के लिए पुरस्कार दिया गया था व्यास सम्मान, बी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि सूर्य कुमार किसे कहा गया है? सूर्य कुमार किसे कहा गया है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी, निराला को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न है कि राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? तो राग दरबारी कृति में चित्रण किया गया है शिवपालगंज का, विकल्प बी इसका
राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि अ कहानी का प्रवर्तक नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? तो अ कहानी कृति का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार माना गया है निर्मल वर्मा को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वह तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? तो जवाब हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस रचना पर सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो विकल्प हो जाएगा चिदम्बरा के लिए। अगला प्रश्न है कि कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी, शैव दर्शन। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की सर्वप्रथम स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी, लंदन। अगला प्रश्न है कि तीसरे सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? तो तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि साये में धूप काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो साये में धूप काव्य संग्रह लिखा गया है दुष्यंत कुमार द्वारा। अगला प्रश्न है कि दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? तो जवाब हो जाएगा सेवा सदन में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि कालिदास का पूर्ववर्ती कवि इसमें है? जवाब हो जाएगा विकल्प बी, भास। अगला प्रश्न है कि पद लालित के लिए किसे जाना जाता है? तो पद लालित के लिए जाने जाने वाले रचनाकार हैं आचार्य दंडी, पद लालित्यम दंडी। और मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस कृति के रचनाकार विशाख दत्त हैं। हिंदी गद्य कि हम तो दुह भांति फल पायो, ज्यों ब्रजनाथ मिलो तो निको, ना तरु जग जस गायो, उपयुक्त पंक्तियों में क्या है? तो इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर आपने विकल्प सी को सेलेक्ट किया है, आत्म समाधान। तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है? और इसका उत्तर आप अगर चयनित कर रहे हैं सूरदास को, तो ई विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक आपका वर्णित है विकल्प ए, कामधेनु। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 65। बावर रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये, बिनु वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसी संबोधन की कल्पना की गई है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधित किया गया है, विकल्प ई इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है कि जाको बाल विनोद समुझ जिय, डरत दिवाकर भोर को, जा की चिबुक चोट चूरन की, रद मद कुलिस कठोर को, उपयुक्त पंक्तियों में किसकी वीरता का वर्णन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो यह हनुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। जाको बाल विनोद समुझ जिय, डरत दिवाकर भोर, जाकी चिबुक चोट चूरन की, रद मद कुलिस कठोर को, यह पंक्ति हनुमान जी से संबंधित है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पर कारज देह को धारे फिरो, पर जन्य जथारथ में दार सो, निधि नीर शुद्ध के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसों, घन आनंद जीवन दायक हो, कबो मेरियो ये परसों। उपयुक्त पंक्तियां किसे संबोधित हैं?
तो जवाब हो जाएगा इसका बादल को, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है। इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प ए मुग्धा, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ में। अगला प्रश्न है कि यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति जो है वह विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। विकल्प ई इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया है। तो प्रश्न संख्या 70 का जवाब हो जाएगा विकल्प ई हरी घास पर क्षण भर, ई विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कविता के प्रतीक के रूप में रिक्त स्थान है, नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब। अगला प्रश्न है कि आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में मिलता है। तो जवाब हो जाएगा गोदान उपन्यास में प्रोफेसर मेहता और मालती को लिव इन रिलेशनशिप में दिखाया गया है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में, तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है। तो यह भी बड़ा चर्चित प्रश्न है और इसका विकल्प राइट आंसर क्या होगा। तो विकल्प इसका सही जवाब होगा सिखों और मुसलमानों के लिए, ई विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। और इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब बनेगा जर्नैल सिंह, ई विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्कंद गुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है धातुसेन द्वारा क्या किया गया है। तो जवाब हो जाएगा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत, विकल्प ई इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व के सार्थक समीक्षा कौन करता है। इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी जुनेजा। अगला प्रश्न है कि मेरा मन प्राचीन काल में कुछ झटिका झन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ हैं। तो इसका इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है, यह आपको बताना है। तो वह अतीत को पूरी तरह से जान लेना चाहता है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा के निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए महाकाल। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे कहा जाता है। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु कहा जाता है भट्ट तौत को, विकल्प ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 80 है कि पाए महावर देन को नायन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। यहाँ पर उसने नायिका की एड़ी को जो है में जो लालिमा है उसको महावर समझ लेती है भ्रमवश, विकल्प
बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि के अनुसार उन 4 अलंकारों का उल्लेख विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकार। विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इसमें अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प आचार्य भामह। भामह की यह मान्यता है, ई विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है, यह क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा, यह कलावाद को बढ़ावा देता है। विकल्प ई इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंडकाव्य की रचना की है? तो सीता पर लिखा गया खंडकाव्य बाबा नागार्जुन का है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस कवि में सर्जन संबंधी चिंतन है? तो सर्जन संबंधी चिंतन किस कवि में है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी को असाध्य वीणा, तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? विकल्प बी रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्सायन। बी विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प डी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि जनु लेनिहार न लेहु जेहु हरहि तरासहि ताय, अयतने बोल आओ मुख करें तराहि तराय। उपयुक्त पंक्तियों की भाषा कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ई अवधी भाषा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? पृथ्वीराज रासों का प्रमुख रस आपको बताना है और इसका जवाब आपने चयनित किया वीर और श्रृंगार रस। विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, इसका आपको जवाब बताना है। तो पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं के अनुसार असंगत विकल्प का आपको इसमें से चयन करना है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प इसका ई जो है यह सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा विरह वर्णन के लिए। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है रीतकाल के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
अगला प्रश्न है कि उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों में कौन सा युग्म सही है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें प्रश्न संख्या 93 का सही विकल्प हो जाएगा नीलिमा और हरवंश अंधेरे बंद कमरे में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है। परीक्षा गुरु उपन्यास में किस शहर के रईस की कथा है, तो जवाब हो जाएगा दिल्ली। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया, तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी कमलेश्वर। अगला प्रश्न है कि किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया, तो विकल्प हो जाएगा इसका राम कुमार वर्मा। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब विकल्प सी सही हो जाएगा, विदेशी लेखकों का उल्लेख। अगला प्रश्न है कि किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ई सही, संस्मरण। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिकता और आत्माभिव्यक्ति किस विधा की अनिवार्य प्रवृत्ति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गीति काव्य। डी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है, तो जवाब हो जाएगा आनंद कादम्बिनी। विकल्प ई इसका राइट आंसर। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।